वेल वेव ऑप्टिक्स तेरी शुरू नहीं होता ये लगाने का बहुत जल्दी आ गया। ओके तो स्टार्ट कर रहे हैं। वेव ऑप्टिक्स में लास्ट क्लास कुछ प्रॉब्लम्स हम लिए थे ठीक है एज फार एज आई रिकॉल। हाँ लास्ट में वो प्रॉब्लम था यस वो सेंट्रल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को लेकर प्रॉब्लम था। अच्छा ठीक है। तो YDSC पे और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स होते हैं लेते हैं देख लो। ओके देयर इज अ प्रॉब्लम ऑन इसको जनरली लोग सेपरेट टॉपिक करते हैं बट हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं ठीक है फॉलो कीजिएगा। बोलते हैं आपके पास एक पॉइंट सोर्स है ठीक है इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे थोड़ा कुछ नए कॉन्सेप्ट्स होंगे फिर इसके पहले मैंने नहीं दिखाया तो फॉलो करना। बोलते हैं एक लाइट सोर्स है सिंगल लाइट सोर्स एंड दूर में कहीं पे स्क्रीन है जैसे होता है स्क्रीन एंड ये जो है ना बीच में दैट इज अ मिरर एक मिरर ठीक है ओके यू हैव वन सिंगल सोर्स यू हैव अ प्लेन मिरर ठीक है प्लेन मिरर एंड यू हैव अ स्क्रीन स्क्रीन काफी दूर है एज यूजुअल आपको बोल दिया है कि लेट्स से सर ये डिस्टेंस जो है ना the distance above the plane mirror that is a and the distance of the source from the screen is pretty far that is d as usual d is very greater than a जो हमने लास्ट फ्यू क्लासेस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में कर ही रहे थे ठीक है तो सेम काइंड ऑफ थिंग सेम काइंड ऑफ सेटअप बट यहाँ पे मिरर यानी सिंगल सोर्स देयर इज नो स्लिट ठीक है तो बोलते हैं once again you obtain an interference pattern on the screen फिर से होता है ठीक है फिर से आपको इंटरफेरेंस पैटर्न मिलेगा ही मिलेगा आपको थोड़ा सोचना लॉजिकली कैसे हो ठीक है एंड तुमको बेसिकली निकालना है यू हैव टू फाइंड once again find location of central maximum कि सेंट्रल मैक्सिमम कहां पर हो ठीक है तो जो भी है इस प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नीड सम एडिशनल थ्योरी ठीक है वो मैं बता दूंगा अलग से ठीक है एंड ये जनरली जो ऐसा सेटअप होता है इसको जनरली बहुत लोग वो लाइट्स मिरर करके बोलते हैं लाइट्स मिरर दैट इज डबल एल आई गेस लाइट्स मिरर ठीक है लाइट्स मिरर या फ्लॉइड्स मिरर कुछ अगर रहता है ठीक है बुक में देख लेना ठीक है तो जनरली इस तरह का सेटअप को लाइट्स मिरर बोलते हैं ठीक है क्या रहता है सर छोड़ो जो भी है स्पेलिंग देख लीजिएगा मेन कॉन्सेप्ट है कि ऐसा एक मिरर रहता है ठीक है एंड बाय यूजिंग अ मिरर एंड अ सिंगल सोर्स आई कैन स्टिल प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न तो हमको पहले वो डायग्रामेटिकली समझना है कि इंटरफेरेंस पैटर्न कैसे होता है एंड व्हाई विल द सेंट्रल मैक्सिमा गेट शिफ्टेड इन दिस केस वंस अगेन हम अपना लोकेशन मेजर करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट व्हिच इज y = 0 ठीक है तो y = 0 पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं होगा कहीं और होगा क्यों होगा कैसे होगा वो देखना ठीक है तो ये सेटअप सेटअप फटाफट कॉपी कर लो हम बाकी तब तक लिखते हैं फिर हमको उसको एक्सप्लेन करते हैं तो सेटअप ये है क्वेश्चन ये है ठीक है फटाफट करते हैं यहाँ पे जो नया कॉन्सेप्ट तो होता क्या है ये पार्ट जान के रखना ही है जितने ट्रांसवर्स वेव्स होते हैं ठीक है ट्रांसवर्स वेव बोलने का मतलब वेव ऑन अ स्ट्रिंग और लाइट वेव ठीक है अब ट्रांसवर्स अगर अच्छे से याद ना हो तो कोई बात नहीं तो हल्का फुल्का जानना तो पड़ेगा ही तो जान ट्रांसवर्स वेव में क्या बोलते हैं जिधर वेव प्रोवाइड कर रहा है जिधर ऑसिलेशन हो रहा है देयर म्यूचुअली परपेंडिकुलर सो वेव ऑन अ स्ट्रिंग में ऐसा होता था डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है लेकिन वेव प्रोवाइड कर रहा है ऑन अ स्ट्रिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डिस्टर्बेंस है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड इधर हो रहा है लेकिन प्रोपगेशन हो रहा है इधर ठीक है सो व्हेनेवर देयर द ऑसिलेशंस और द डिस्टर्बेंस आर इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव ठीक है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव बचपन से ये पढ़ाया जाता है क्लास 9 से रहता है ठीक है लेकिन स्टूडेंट छोड़ो तो ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडिनल वेव दो टाइप होते हैं तो होपफुली याद होगा ट्रांसवर्स वेव नहीं तो जाके बुक खोल के पढ़िए ठीक है बहुत फंडामेंटल चीज है तो अगर कोई भी ट्रांसवर्स वेव मतलब वेव ऑन स्ट्रिंग या लाइट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है कि देयर इज a sudden phase change there is a sudden phase change of 180 degree on reflection from denser medium this is like a thumb rule जो आपको जान के रखना पड़ेगा ठीक है
डेंसर मीडियम। ओके, ये हम लोग क्लास 11 में साउंड वेव्स वही वाला स्ट्रिंग में पढ़ते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग अलग से प्रूव नहीं करे, बट वी आर जस्ट यूजिंग दैट कंडीशन। ठीक है, हम लोग कंडीशन यूज कर ले रहे हैं। मैं इसका मीनिंग समझा देता हूँ, बस ये लिख लेते हैं। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट वाइटल कॉन्सेप्ट जो यहाँ पे यूज हो। ठीक है, फॉर एनी ट्रांसवर्स वेव देयर इज अ सडन फेज चेंज ऑफ पाई ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए एक्चुअली उल्टा होता है, माने फेज चेंज ऑफ पाई होता है बट ऑन रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रेयरर मीडियम। तो छोड़ो, वो हमको यूटिलाइज करना नहीं है अभी फिलहाल, तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। नाउ व्हाट डज दिस सेंटेंस मीन? ये एक मिरर तो ऑब्वियसली डेंसर है कंपेयर टू एयर, तो लाइट वेव के लिए मैं दिखाऊं तो कुछ ऐसा हो रहा है, फॉलो करने का देखो। ये इंसिडेंट लाइट वेव है, कहीं पे इंसिडेंट हुआ है, मस्त नॉर्मल ड्रॉ किया, रिफ्लेक्शन का पूरा लॉ लगा दिया। ठीक है, तो वो तो क्लास 10 के बच्चों को भी पता होता है, ऐसा लगा। नया चीज क्या होता है, थोड़ा ऐसा होना चाहिए। ओके, मेन चीज ये होता है, देखो हमको पता है, लास्ट वीक क्लासेस से बार बार रिपीट किया यार कि सर रे बोल के कुछ होता नहीं है, होता है एक्चुअली wave. Even though reflection can be understood only in terms of ray diagrams, ultimately ray बोल के कुछ नहीं होता, everything is a wave, that is a wave. तो wave है तो भाई फेज होगा हर पॉइंट पे। इतने दिन में फेज के बारे में आप जान चुके हो, ठीक है, कि एक सिंगल वेव में हर एक पॉइंट पे एक फेज होता है। फेज डिनोट्स द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। As we propagate along a wave, along one single wave, phase difference is given as 2 pi by lambda del z, याद होगा। ठीक है, एक सिंगल वेव के लॉन्ग ट्रैवल करोगे, दो पॉइंट के बीच का अगर पाथ डिफरेंस डेल z है, फेज डिफरेंस इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। लास्ट क्लास यूटिलाइज हो रहा था ये सब कॉन्सेप्ट्स, तो रिकॉल कीजिए। नाउ अलोंग द सिंगल लाइट वेव हम लोग ये बोलते हैं कि सर एज यू मूव अलोंग डिफरेंट पॉइंट्स फेज डिफरेंट होगा। नाउ इंसिडेंस होने के जस्ट पहले लेट्स से फेज का वैल्यू फाई नॉट था, ठीक है, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा ही। ठीक है, इंसिडेंट होने के जस्ट बाद, रिफ्लेक्ट होने के जस्ट बाद, यहां पे द फेज विल बिकम फाई नॉट प्लस पाई। The phase will suddenly change by an amount of pi. ये मैंने लिखा था। So the sudden change of phase because of reflection from a denser medium. ये हर वेव के लिए होता है, मतलब ट्रांसवर्स वेव के लिए होता है। ये चीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में डिटेल्स में डिराइव करना इसलिए भी पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो हम आपको समझा भी नहीं सकते। ठीक है, आपको एक थंब रूल जानना पड़ेगा, बट यू कैन कोरिलेट दिस विद वेव ऑन अ स्ट्रिंग। जो लोग को, ये बहुत ही उम्मीद वाली बात हो गई, जिन लोग को अगर हल्का फुल्का याद है वेव ऑन अ स्ट्रिंग, ठीक है, वो लोग रिकॉल करो, ऐसा कुछ पढ़े थे। ये कॉपी नहीं करने का, बस ये वॉल है, हमने बोला था कि सर एक पल्स क्रिएट किया, पल्स ऐसे करके ट्रैवल कर, ठीक है, देखा जाता था जब पल्स ट्रैवल करेगा तो धीरे बाद थोड़ी देर बाद कैसा होगा, थोड़ा ऐसे, फिर थोड़ी देर बाद और थोड़ा सामने, ठीक है, ऐसे, फिर थोड़ी देर बाद और थोड़ा सामने, ऐसे करके। उसके बाद क्या होता था, उसके बाद इट विल एक्चुअली कम आउट इन अ रिवर्स मैनर। वो रिफ्लेक्ट करता था एंड इट विल ट्रैवल बैक बट रिवर्स मैनर में ट्रैवल करके आप वापस आए। ठीक है, ये होता था फॉर वेव ऑन अ स्ट्रिंग। तो ये जो चीज हुआ कि इंसिडेंट हुआ इस तरह से, लेकिन वो रिफ्लेक्ट हो गया आया वापस, इसका मतलब है इट इज सफर्ड अ फेज चेंज ऑफ आई, 180 डिग्री फेज डिफरेंस हो गया। ठीक है, ग्राफ बेसिकली रिवर्स कर चुका है। ठीक है, तो ये बिहेवियर वेव ऑन अ स्ट्रिंग के साथ होता था, ये हम लोग के सिलेबस में रहता था क्लास 11 में। ठीक है, इसी का बलबूता एक्चुअली स्टैंडिंग वेव्स का कॉन्सेप्ट आता था, तो आई होप याद नहीं होगा। ठीक है, तो लाइट के लिए भी कुछ ऐसा होता है। तो बस ऑल यू नीड टू नो इज दिस पर्टिकुलर पोर्शन। ठीक है, बोर्ड्स में नहीं है जनरली, लेकिन देयर इज अ सिंपल टॉपिक ऑफ इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स, वहां पे ये टॉपिक यूज होता है। ठीक है, तो आपको ये जानना पड़ेगा। सो व्हेनेवर यू हैव अ रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम देयर इज अ फेज चेंज ऑफ पाई। रिफ्लेक्शन अगर रेयरर मीडियम से होता है तो कोई फेज चेंज नहीं होता। ठीक है, तो ये सडन फेज चेंज ऐसा होगा। ठीक है, आप वेव फ्रंट के टर्म से भी समझा सकते थे, कैसे? मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, जस्ट रिकॉल कर। अगर किसी ने मल्टीपल इंसिडेंट रेज ड्रॉ की तो वेव फ्रंट्स तो ऐसे होंगे ना, तो मिरर पे जब पहुंचेंगे तो यहाँ पे जो भी फेज होगा रिफ्लेक्शन होने के बाद, रिफ्लेक्शन जब होगा, बाप रे बाप छोड़, ठीक है, तो उस समय वेव फ्रंट विल लाइक बिकम लाइक दिस। ठीक है, तो जो इंसिडेंट वेव फ्रंट था उसका फेज अगर फाई नॉट है, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का फेज फाई नॉट प्लस पाई हो जाएगा। ठीक है, तो रे के टर्म्स में ड्रॉ करो बेटर, वेव फ्रंट मत ड्रॉ करने जाओ, लाइक इट विल बिकम लाइक वियर्ड लगेगा देखने में राइट नाउ। ठीक है, तो ये चीज समझ के रखना। ठीक है, ये सडन फेज चेंज होता है, तो ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। इसके पहले जो भी हम लोग वाईडीएस डिस्कस कर रहे थे वहां पे बार बार था कि फेज चेंज होता है बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस। ठीक है, हर बार ये आ रहा था। ठीक है, मैंने देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज, यहाँ पे एक सडन चेंज हो रहा है। तो बस इतना ही थ्योरी एक्स्ट्रा आपको जानना है, अब ये आइडिया आपको अप्लाई करना उस सिस्टम में। तो
सबसे पहले ये समझने का ट्राई करते हैं कि किसी भी आर्बिट्ररी पॉइंट P पे इंटरफेरेंस होगा क्यों। ठीक है, हमने बोला अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि सेंट्रल मैक्सिमम हो रहा है, मतलब इस स्क्रीन पे फिर से फ्रिंज पैटर्न तैयार हो रहा है, मतलब डार्क ब्राइट वो पैटर्न तैयार हो रहा है, लेकिन होगा क्यों। ठीक है, तो लास्ट फ्यू क्लासेस में देख रहे हैं कि इंटरफेरेंस होने के लिए यू नीड सुपरपोजिशन। ठीक है, सुपरपोजिशन बिटवीन टू रेज एट एवरी पॉइंट देयर मस्ट बी टू रेज व्हिच मीट। यहां पे पी पॉइंट में दो रे आएंगे कहां से, है तो एक सोर्स, तो ऑब्वियस है तुम लोग के लिए, आई गेस सबको क्लियर होगा। अरे सर, एक लाइट रे आएगा डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स टू पी, डायरेक्टली, और दूसरा क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करके आएगा, एक सूटेबल पॉइंट पे रिफ्लेक्ट करेगा, ओबेइंग द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड स्टफ। ठीक है, या सो फिजिकली स्पीकिंग देयर इज ओनली वन सिंगल सोर्स, लेकिन इंटरफेरेंस डज नॉट डील विद द प्रेजेंस ऑफ टू सोर्सेज, इंटरफेरेंस सिंपली डील्स विद सुपरपोजिशन बिटवीन टू वेव्स। इस पॉइंट पे दो वेव्स मीट कर रहे हैं, सिंपल बात, तो आपको वहां पे सुपरपोजिशन लगाना है, वहां पे इंटरफेरेंस का कांसेप्ट लगा सकते हो। ठीक है, नाउ हियर इज द नाइस थिंग, है सिंगल सोर्स के कारण ये रे डायग्राम होगा बेसिकली, तो रे डायग्राम इज एक्चुअली दिस, लेकिन इसको विजुअलाइज कर सकते हो एज इंटरफेरेंस ड्यू टू टू सोर्सेस। कैसे, आप बोलोगे सर क्लास 10 से पढ़े, ड्यू टू अ प्लेन मिरर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल्स टू इमेज डिस्टेंस, तो सेम डिस्टेंस ए पे यू कैन इमेजिन एन इमेज, आप एक इमेज इमेजिन कर सकते हो, राइट में करते हैं, ये इमेज है, लेट्स कॉल इट एस आई। ठीक है, वो उस सोर्स का इमेज। अब हमको पता है प्लेन मिरर में क्या होता है, जितने रिफ्लेक्टेड रेज होते हैं, जिनको उनको अगर प्रोड्यूस करते हो दे ऑल मीट एट द सेम इमेज। जो लोग रिफ्लेक्शन का रे ऑप्टिक्स का क्लास ऑलरेडी कर लिया स्फेरिकल मिरर्स का, जो लोगों ने किया है, लोगों ने किया भी नहीं होगा, जिन्होंने किया है देखना, वहां पे मैंने स्फेरिकल मिरर में बोला था कि देयर इज नो ट्रू फोकस। ठीक है, प्लेन मिरर में लेकिन देयर इज अ ट्रू फोकस, मतलब वहां पे फोकस नहीं होता, देयर इज अ प्रॉपर इमेज, आपको ब्लरी इमेज नहीं दिखता है, क्योंकि प्लेन मिरर में कोई भी रेज गिरे आफ्टर रिफ्लेक्शन जब प्रोड्यूस करोगे सब लोग एक ही पॉइंट पे मीट करेंगे, नॉट मल्टीपल पॉइंट्स। तो एक्चुअली इस रे को अगर पीछे प्रोड्यूस करते हो डेफिनेटली इट विल मीट एट ऐसा ही, और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं, याद करना बचपन में डेरिवेशन होता था, सब होल्ड करेगा। सो मेन चीज है जितने सारे रेज रिफ्लेक्टेड रेज फ्रॉम द मिरर सबको प्रोड्यूस करोगे यहां पे मिलेगा। ठीक है, इन अदर वर्ड्स मैं बोल सकता हूं आई कैन थिंक दैट दिस प्रॉब्लम इज एक्चुअली has two sources, एक object source which is a real and an image source which is virtual। so problem को visualize करने का ये तरीका है, तो लाइक प्रॉब्लम को ही हम बदल दे रहे हैं। ठीक है, ओके, तो दिस इज अ नॉवल अप्रोच कि भाई आप अच्छे से सोचो एकदम। ठीक है, एक्चुअल में ये रे डायग्राम है, कीप इन माइंड, ये बस हम इमेजिन कर रहे हैं। ये इमेजिन करने से फायदा क्या है, हमारा कैलकुलेशन इसके बाद इजी होने वाला है। क्यों इजी होने वाला है, हम YDSC सेटअप को देख पा रहे हैं ना, मैं अगर बीच में इस रे को भूल जाओ, पूरा सेटअप क्या लग रहा है YDSC, तो उसमें जो जो फॉर्मूला से सब लगा सकते हो, मे बी तो हम लोग लगाएंगे। ठीक है, बस तो पहले ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर करो। तो पहला कॉन्सेप्ट था इधर वाला कि फेस चेंज होता है हैंड तक। सेकेंड कॉन्सेप्ट है अंडरस्टैंडिंग द रे डायग्राम, हाउ कम वी हैव इंटरफेरेंस एट पॉइंट बी, हाउ कम वी हैव टू वेव्स मीटिंग एट पॉइंट बी, एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ वर्चुअल इमेज सोर्स। इंटरफेरेंस के लिए दिस इज अ सोर्स and we have a real object source। ठीक है, so ultimately we are going to move into interference। आप भाई बहुत कुछ देखने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम ये लेते हैं, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट्स हो गए। तो यहाँ पे वर्चुअल इमेज सोर्स लाने का बस एक ही रीजन था कि आप YDSC की तरह देख पाओ। अगर कोई सोचे कि सर मुझे ये नहीं लाना, तब भी आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, इट वोंट बी अ प्रॉब्लम। नाउ तुम लोग के पास जगह है तो वहीं पे करना, मैं यहाँ पे करने जाऊंगा ना तो मुझे पसंद नहीं आएगा, नहीं मैं यहीं पे करता हूँ, मैं मिटा के करता हूँ। सुनो, ये द थर्ड कॉन्सेप्ट एक्चुअली। ठीक है, ये सब मैं अभी अभी चीज हटा रहा हूँ। हाँ, सेकंड वाला ये पूरा आइडिया था कि वर्चुअल इमेज सोर्स आप ला सकते हो, यू कैन टॉक अबाउट लाइक इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है, यू कैन विजुअलाइज। तो मैं अभी जो डायग्राम करने वाला हूँ, अगर आपको लगा कि आप अलग से करना चाहते हो अलग से कर लेना, नहीं तो वहीं पे कर लेना। ठीक, बस आई वांट टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मेसीनेस। ठीक है, देखो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द फेज, उस पार्ट को लेकर बात करते हैं। अब हमको पता ही है एक सिंगल सोर्स जब भी रेज एमिट करता है स्फेरिकल वेवफ्रंट होता है अपना,
तो जैसे इसने कुछ अपना इमिट किया, ठीक है, तो उसका कुछ एक इनिशियल फेज होगा, लेट्स कॉल इट डेल्टा नॉट, ठीक है, बढ़िया। अब देखो डेल्टा नॉट से वेव ट्रैवल किया, पी तक पहुंचा, एकदम सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई हमको डाउट नहीं है। डेल्टा नॉट से जब यहां पे ट्रैवल किया, लेट्स कॉल दिस पॉइंट एम, तो ऑब्वियसली यहां पे कुछ एक फेज हुआ होगा, फेज चेंज हुआ होगा अलोंग दिस लाइन, ठीक है। लेट्स से दैट न्यू फेज, ओके, इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते न्यू फेज इज डेल्टा 1 सपोज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ डेंसर मीडियम, इमीडिएटली फेज चेंज करेगा एंड फेज विल बिकम डेल्टा 1 प्लस पाई। कहाँ लिखे हैं, चलिए यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। अभी जो पढ़े हमने अप्लाई कर दिया कॉन्सेप्ट, क्लियर है। अब फिर ये ट्रैवल करेगा तो भाई वहां पे कुछ फेज होगा डेल्टा 2, ठीक, ओके। और यहां से जो वेव ट्रैवल किया होगा यहाँ पे कुछ फेज होगा, बट डेल्टा 1 मैंने ऑलरेडी लिख लिया है, क्या करूं, डेल्टा प्राइम लिखता हूं, ठीक है। So delta prime is the phase at point P due to the wave directly reaching from S to P, ठीक है। एंड जो वेव रिफ्लेक्ट करके आ रहा है उसके कारण P पॉइंट पे फेज है डेल्टा 2। ये फेज लेके मैं क्यों टेंशन ले रहा हूं, क्योंकि अगर लास्ट फ्यू क्लासेस कोई फॉलो कर रहा है दे वुड रियलाइज कि एट P जो इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन होता है आई आर, ठीक है, अगर मैं दोनों स्लिट्स का इंटेंसिटी सेम पकड़ूं तो वो आता है 4I0 cos स्क्वायर डेल फाई अपॉन टू, लास्ट फ्यू क्लासेस के ऊपर प्रॉब्लम्स भी लिए हैं। एंड डेल फाई का जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली आता है 2 पाई बाय लैम्डा डेल जेड, वो तो पाथ डिफरेंस होता है, लेकिन प्लस डेल डेल्टा भी आता है, वो डेल डेल्टा होता है बिटवीन द टू स्लिट्स। लास्ट क्लास ये ले रहे थे, यहाँ पे स्लिट्स ना बोलकर हम लोग सोर्सेस बोलेंगे, एक ही बात, ठीक है। तो बात यही पे है, ये जो डेल्फा है ये किसके, ये कहां पे कैलकुलेट किया है, ये कैलकुलेट कर रहा है पी पॉइंट पे, ठीक है। पी पॉइंट पे ये डेल्फा इज एक्चुअली डेल्टा 2 माइनस डेल्टा प्राइम, क्या दी अदर वे, ठीक है। लेकिन ये डेल्टा प्राइम एंड डेल्टा 2 जो आ रहा है वो आइदर पाथ के कारण आ रहा है एंड फेज डिफरेंस के कारण आ रहा है बिटवीन द टू ओरिजिनल सोर्सेस, ठीक है। आप फॉलो कीजिएगा। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर रिफ्लेक्शन का एक पाई का फैक्टर ऐड हो रहा है, पाई तो कांस्टेंट है, वो हर जगह एडेड है। मैं बोलता हूँ कि rather than visualizing it like this, rather than thinking it like this, हम सोचते हैं कि ऐसे एक रे डायरेक्टली पी पे गया एंड ऐसे ही से एक इमेजिनरी रे यहाँ पे आ रहा है, इस बात के लिए, ठीक है। अच्छा ज्योमेट्रिकली ये लेंथ और ये लेंथ तो चेंज नहीं होगा, वो तो सेम रहेगा। सो डेल जेड वाला फैक्टर आप इस रे और इनको लेके देखो या इस रे और इसको लेके देखो, सब सेम रहेगा ज्योमेट्रिकली, ठीक है। डेल जेड क्या अकाउंट में लेता है, पाथ, एक्चुअल पाथ क्या है, जस्ट थिंक व्हाट इज द एक्चुअल पाथ फॉर द टू वेव्स दैट आर मीटिंग, वो मेरा येलो लाइंस, येलो लाइंस इज द एक्चुअल पाथ। लेकिन अगर मैं इस रे को इमेजिन ही ना करूं, मैं इमेज को लेके आऊं, तब भी क्या पाथ चेंज होगा, पाथ नहीं चेंज होगा यार, ये पार्ट तो सेम है, ठीक। ऑल आई एम ट्राइंग टू से कि सर दिस पाथ एंड दिस पाथ दे आर एग्जैक्टली सेम, क्योंकि ये पार्ट एक्चुअली कॉम्पेंसेट हो रहा है बाय दिस एक्स्ट्रा पोर्शन, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस डेल जेड इस डायग्राम में देखो या इसमें देखो, बात एक ही है। पंगा कहां पे हुआ, ये पाई को लेके, पाई तो एक्स्ट्रा फेज सडनली घुस गया था ना, तो मैं बोलता सर दिस पाई कैन बी टेकन इनटू अकाउंट बाय थिंकिंग लाइक दिस, फॉलो कर। हम बोलते सर पाई तो कांस्टेंट नंबर, ये सडनली आया था, इसको अब क्या करो, अब डायरेक्टली इसको दे दो। इमेज जो सोर्स अब इमेजिन करो, मान लो कि इसके पास ऑलरेडी वो पाई फेज डिफरेंस था स्टार्टिंग से, एज इन इसका अगर इनिशियल फेज डेल्टा नॉट था, इसका इनिशियल फेज अब मानो इट वाज डेल्टा नॉट प्लस पाई, ठीक। इससे होगा क्या, ठीक, मैंने ऐसे करने से क्या होगा, पाई वाला फेज डिफरेंस ऑलरेडी इस रे पे रहेगा हमेशा स्टार्टिंग से, आपको रिफ्लेक्शन के बारे में अलग से सोचने की जरूरत ही नहीं है। रिफ्लेक्शन जो पाई फेज डिफरेंस अलॉट करता है उसको मैं पहले से ही डाल के रखा हूं, ठीक है। तो इस रे के अलावा मैं अलग से अगर बस ये डायग्राम इमेजिन करता हूं, ठीक है, तब तो मुझे रिफ्लेक्शन नहीं देखना है ना, तो वो पाई कहां से लाऊंगा, मैं पाई पहले से देख के रखता हूं, ठीक है। सो मैं बोल रहा हूं कि इसका डेल्टा नॉट है तो इसका ऑलरेडी डेल्टा नॉट प्लस पाई। तो दीज टू सोर्सेस, रियल सोर्स एंड इमेजिनरी सोर्स, इनके बीच का फेज डिफरेंस कितना हुआ, पाई, एंड दैट इज कांस्टेंट विद टाइम, ठीक है। अच्छा ये अगर कांस्टेंट विद टाइम है, फेज डिफरेंस कांस्टेंट टाइम है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। दैट मींस इन दिस केस द इमेज सोर्स एंड द इमेज एंड ऑब्जेक्ट सोर्स दे आर कोहेरेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, कोहेरेंट ही है, इनकोहेरेंट नहीं। मतलब यहाँ पे भी इंटरफेरेंस पैटर्न तुमको मिलेगा, इंटरफेरेंस पैटर्न मिलने का यही क्राइटेरिया ना, कोहेरेंट सोर्सेज होने चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम इस तरह से विजुअलाइज करते हो तो यस यू कैन डू द प्रॉब्लम, बस तुमको दिमाग में रखना है कि स्टार्टिंग से ऑलरेडी एक फेज डिफरेंस है पाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में तो क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लैम्डा डेल जेड, लेकिन ये क्या आएगा पहले से पाई,
ये जो है ये क्या है, ओरिजिनल सोर्सेज के बीच का फेज डिफरेंस। तो वो इन दोनों सोर्स के बीच का फेज डिफरेंस कितना है, पाई। और यहाँ पे डेल जेड, फाइनली तो डेल जेड किसको बोलेंगे, यहाँ पे अगर मैं हाईलाइट करूं वह डेल जेड माने पाथ डिफरेंस। डेल जेड क्या है, सिंपली एस आई पी माने एस आई से डायरेक्ट पी का लेंथ, वो रिफ्लेक्शन वगैरह सोचना ही नहीं है, माइनस एस पी, एस से डायरेक्ट पी का लेंथ, ये दोनों का पाथ डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर हुआ ये अप्रोच। ठीक है, अब यहां से हम लोगों को क्या देखना है, हम लोगों को सेंट्रल मैक्सिमम ये सब निकालना है। सेंट्रल मैक्सिमम का डेल फाई क्या होता है, जीरो, लास्ट दिन बता रहे थे। ठीक है, तो डेल फाई को जीरो करेंगे और क्या। सो देयर इज अ प्री एग्जिस्टिंग फेज डिफरेंस ऑफ पाई। ठीक है, तो फेज एंगल सब अच्छे से दिखा लेना, अगर सेपरेट डायग्राम में करना चाहो तो ठीक है, नहीं तो उसी डायग्राम में करना। ठीक है, मतलब बेसिकली वो येलो वाला इंसिडेंट रे जो मिरर पे गया है वो अब मैटर नहीं करता, उसका पूरा जॉब नीचे वाला लाइन कर रहा है जो कॉन्ग्रुएंट लाइन है। प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नाउ फॉर सेंट्रल मैक्सिमम फेज डिफरेंस होना चाहिए जीरो, तो 2 पाई बाय लैम्डा डेल जेड इज माइनस पाई। अच्छा माइनस पाई या दिस माइनस दिस प्लस पाई तो आएगा। ठीक है, हाँ सर इमेजिनरी आ जाएगा, कोई बात नहीं। इससे बस ये पता चला कि सेंट्रल मैक्सिमम होगा नहीं, कोई बात नहीं। क्या क्या क्या, हम्म, लेकिन डिफरेंट पॉइंट पे पहुंचे। अरे तुम यहां से अगर रे लेता है रिफ्लेक्शन में डिफरेंट पॉइंट पे पहुंचेगा, तो अब यहां से एक डायरेक्ट रे यहां, तो वहां पे इंटरफेरेंस होगा। क्या, तो कैसे डिफरेंशिएट, मतलब क्या डिफरेंशिएट करेगा। हाँ मतलब क्या बोला जाए, मल्टीपल जैसे नॉर्मल वाईडीसी में होता है, वाईडीसी में स्क्रीन पे सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरफेरेंस थोड़ी होता है, तो क्या फर्क पड़ता है। अरे तुम वही तो बोले लास्ट दिन जो हो रहा है, टेंशन नहीं लेने का, लास्ट दिन बीच में गैप रहता था, मतलब एस वन एस टू स्लिट्स, लेकिन रे तो चारों तरफ निकल जाता था डिफ्रैक्शन के कारण। तो यहाँ पे पॉइंट सोर्स है, यहाँ पे भी तो रेस चारों तरफ जा रहा है। तो एक चीज कंपेयर कर, तो एक चीज कंपेयर कर, ये जो रे डायग्राम है और जो स्लिट के कारण हुआ था वो कंपेयर कर, तो अब बता डिफरेंस क्या होता है। पक्का सेम है तो कहाँ डिफरेंस हुआ, कहाँ पे जिंदगी में किस चीज का चाह, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है उसी को तो। अरे जब मैं इस इमेज सोर्स पर डाल दे रहा हूँ, मतलब मिरर है, इमेज लाने का मतलब क्या है, वो तो मिरर के कारण ही आ रहा है ना। हर एक जितने इंसिडेंट रहे सबके लिए तो यहाँ पे एक्सटेंड करेंगे, तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या हुआ, इमेज से बहुत सारे सोर्स लाइट रेज एंड इमेज से, ये इमेज एंड सोर्स दोनों से लाइट रेज रिफ्लेक्ट करके हर एक पॉइंट पे, यहाँ पे क्या था, हर एक पॉइंट पे दो लाइट रेज मीट करते थे, हर एक पॉइंट पे होता था दो लाइट रेज, दो से ज्यादा नहीं, एक पॉइंट पे दो ही लाइट रे आ सकते हैं। यहाँ पे भी एक पॉइंट पे दो से ज्यादा लाइट रे ला के दिखाओ। यहाँ पे लगातार नहीं होता था। क्या, ठीक,
सेम चीज होगी एकदम से। अरे मिरर वाला इमेज जो ये जो इमेज सोर्स है, इट इज सिंपली इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू फेज डिफरेंस। ठीक, जो लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे ना, वो हम लोग जीरो पकड़ ले रहे थे, ठीक, फेज डिफरेंस बस इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक, हाँ क्या बोल रहे हो? जो डेल जेड होता है, ये लास्ट में क्लास का डेरिवेशन है, फटाफट मारेंगे। डेल जेड कैसे लिखते थे? वो डी साइन थीटा फिर डी टेन थीटा, याद है ना? वो पूरा चीज यहाँ पे डी का रोल कौन प्ले करेगा? ये पूरा डिस्टेंस 2a। तो हम बोलेंगे सर डेल जेड, यहाँ डायरेक्टली लिख रहे हैं डेल जेड इज 2a डी साइन थीटा को tan थीटा एंड tan डी को फिर लिखते थे y by d, याद है ना? ये y by d, 2a y by d। क्लियर है? फटाफट लिख लिया इसको, तो माइनस पाई। बेसिकली y का वैल्यू नेगेटिव है, इस प्रॉब्लम में होगा नहीं, तो माइनस वो गया लैम्डा डी अपॉन 4a। ठीक, ये y नेगेटिव आने का मतलब सेंट्रल मैक्सिमम किधर होना चाहिए? समवेयर हियर। लेकिन ये मिलेगा नहीं ऑब्वियसली, वो तो मिरर है ना, यहाँ पे तो कोई रेस जा नहीं रहे। ठीक है, सो आई एम नॉट गेटिंग अ सेंट्रल मैक्सिमम एक्चुअली इन दिस केस। मतलब ओ पॉइंट के ऊपर आपको बस यू नो डिफरेंट ऑर्डर्स मिलेंगे, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर ये लोग मिल सकता है, बट यू नेवर गेट सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल मैक्सिमम विल ऑलवेज बिलो द मिरर। ठीक है, तो मैंने उतना सोचा नहीं था मिरर प्रॉब्लम में, मुझे बस ये सब चीज हाईलाइट करना था। तो इस प्रॉब्लम में क्या पूछ सकते हैं? दे मिght ask कि सर y इक्वल टू 0 पे क्या फेज डिफरेंस है निकालो, या फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज y इक्वल टू 0 के बाद कहां पे मिलेगा, किस लोकेशन में मिलेगा, ये सब पूछ सकते हैं आप। ठीक, लेकिन सेंट्रल मैक्सिमम भाई नीचे ही होगा। ठीक, नेगेटिव रीजन में, तो मतलब वो है होगा नहीं। ठीक है, सो यू आर नॉट ऑब्टेनिंग अ सेंट्रल मैक्सिमम एक्चुअल। ठीक है, ये वर्चुअल सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, तो यही बात। इनफैक्ट बाकी पॉइंट्स के लिए बार चेक कर लेते हैं, तो आपको आइडियाज क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं y इक्वल टू 0 पे देखूं कि y इक्वल टू 0 पे क्या होगा, नॉर्मल YDSC में y इक्वल टू 0 पे क्या होता है? ब्राइट फ्रिंज होता है। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा y इक्वल टू 0 पे? ठीक है, डार्क फ्रिंज। ठीक है, ये एक चीज और एक चीज देख लो तब यहीं पे, y इक्वल टू 0 पे आपको जो मिलने वाला है वो डार्क फ्रिंज मिलेगा। क्यों ऐसे करके सोच सकते हो? देखो, एक लाइट रे, इस बार मैं ब्लू में दिखा रहा हूं, एक लाइट रे डायरेक्टली पहुंचा विथ सम, जब पहुंचा तो लेट्स से उसका फेज था कुछ डेल्टा नॉट। ठीक है, डायरेक्टली, ओके डेल्टा नॉट नहीं लिखता, छोड़ गया। डायरेक्टली उस पॉइंट पे पहुंचे, मतलब बस कोने वाले पॉइंट पे गिरा है, उसका फेज है लेट्स से डेल्टा नॉट नहीं लिखता, कुछ और लिखता, साई लिखता, साई। और एक लाइट रे एकदम इसे चिपक चिपक के गया चाचा, लेकिन ओ भाई यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके हिट किया उस छोटे से रीजन में, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? पाई का। ठीक है, और उस पॉइंट पे अगर जूम करो सॉर्ट ऑफ, ठीक है, हम कैलकुलेशन से भी निकाल सकते हैं, लेकिन लॉजिकली कितना इजी होता है, ये पार्ट आपको वर्मा जी में मिलेगा, ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिया होगा। ठीक है, y इक्वल टू 0 पे अगर आप जूम किए, एक बार मैं अलग स्लाइड में दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अगर थोड़ा जूम कर जाते हैं, सो टेक्निकली समथिंग लाइक दिस इज हैपनिंग। ठीक है, एक लाइट रे डायरेक्टली वहां पे पहुंच रहा है, ये थोड़ा जूम करके देख रहे हैं ऑलमोस्ट नियर, और एक लाइट रे एकदम ऐसे। ठीक है, सॉर्ट ऑफ ये जाके रिफ्लेक्ट किया, अरे ऐसे। तो ये अगर फाई से आ रहा था, साई से, सॉरी साई से, ये साई तक आया, लेकिन साई प्लस यहाँ पे क्या हो गया? साई प्लस पाई। ठीक है, तो इस पॉइंट पे साई प्लस पाई, तो वो जो लोग मीट कर रहे हैं दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? पाई का है। पाई का फेज डिफरेंस है, मतलब उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। पाई फेज डिफरेंस पे डिस्ट्रक्टिव होता है ना। ठीक है, तो मतलब उस पॉइंट के आसपास तुमको क्या मिलेगा? डार्क फ्रिंज। ठीक है, और बेस्ट केस सिनेरियो ऑब्वियसली ये होता है कि सर आप यहाँ से देख लो, मैंने फॉर्मूला से यहाँ से देखो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर डेल जेड को हम लोग लिख सकते हैं 2a y by d। ठीक है, अब y को 0 करोगे, ठीक है, मतलब इस फॉर्मूला में अगर मैं फॉर्मूला से देखूं, मैं बोलूंगा सर इतना कुछ नहीं करना है मुझको, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला था, लिख देता फटाफट 2 पाई बाई लैम्डा, डेल जेड में आया था ये पूरा चीज 2 पाई बाई लैम्डा 2a y by d प्लस पाई। ठीक है, तो भाई y को 0 पे फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा? फॉर्मूला से भी क्या मिल रहा है? पाई मिल रहा है, पाई मिलेगा तो ऑब्वियसली वहां पे क्या होगा? डार्क फ्रिंज। ठीक है, तो आप लॉजिकली भी देख के वो बता सकते हो। ठीक है, मतलब लेकिन रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखना पड़ेगा कि सर रिफ्लेक्शन के बाद सडन फेज चेंज होता है पाई का। ठीक, ठीक, ओ भाई, तो आप ऐसे बता सकते हो। ओके, तो ये चीज है कि y को 0 पे एक्चुअली डार्क फ्रिंज हो रहा है, सेंटर मैक्स में नीचे, यहाँ पे डार्क फ्रिंज हो रहा है, फिर तुम बाकी जगह का निकाल सकते हो, बाकी जगह के कैलकुलेशंस कर सकते हो आप। ठीक है, दैट्स ऑल। अब इसके बाद अगर कुछ और भी पूछे कि सर फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज यहाँ पे होगा, कहाँ पे होगा, वो सब आप कैलकुलेट कर सकते हो।
उस फेज डिफरेंस का एक्सप्रेशन पता है ना, वहां पे आप लगाते रहो 2n पाई। ब्राइट फ्रिंज के लिए क्या होता है, 2n पाई होता है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो लगा के तुमको y का फॉर्मूला निकल ही जाएगा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, हम और नहीं कर रहे, ठीक है। तो भाई ये एक प्रॉब्लम है। अरे नहीं नहीं, हम लोग के टाइम में भी मेरे सीनियर्स लोग चढ़ा दिए थे, फिजिक्स ले लो बहुत स्कोरिंग होता है, बेटा मेरा उसी के कारण मार्क्स कम गया। उन्होंने ये क्या मजा आ गया, मैं लास्ट दिन निकले, सही में पढ़ना पड़ता है, बाप रे बाप। ठीक है, लोग बार बार जो कर लेते हैं ना वो भाड़ बकेगा, अरे ओटे नीचे पानी लिखा जाए है, अरे भाई कोट का पेज का साइज बना के क्या लिखोगे, वो होता है वो बनवाने के लिखे दो 10 सेंटीमीटर, कुछ भी भूल भाल होता है। कंप्यूटर लो, बायो लो, सही है। अच्छा देख लो, ये एक थ्योरी का पार्ट है, नया पार्ट, बट इट्स कंसर्न विद वेव ऑप्टिक्स, लेकिन ये नहीं लेंगे तो हम लोग बहुत कुछ और नहीं ले पाएंगे प्रॉब्लम्स। बोर्ड्स में हो सकता ना है, लेकिन बार बार वही बात है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स पहले रहता था बोर्ड्स में, तो उसमें ये लगता है ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ये हेडिंग दे दो, ऑप्टिकल पाथ। क्या हाँ क्या हाँ, वो तो सर में नहीं आ रहा है ना, वही आ रहा है लेकिन नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। ठंडा लग रहा है हमको, तो पैर में ठंडा लग रहा है, तो ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस, ठीक है। तो ये क्या होता है क्या नहीं होता है, देखो मैं पहले बोलूंगा रहने दो, कुछ कॉपी मत करो, पहले समझ लो, ठीक है, कंसेप्चुअल है, सुनिए, ठीक है। मैं एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। सपोज एक वेव है, लाइट वेव, पहले ये पूरा चीज अच्छे से समझ लो, ठीक है। कहीं से स्टार्ट किया, तो इनिशियल फेज इज फाइव नॉट, ठीक है। ट्रैवल कर रहा, ठीक है, यहाँ पे लेट से 5 1, यहाँ पे कुछ डिस्टेंस पर 5 2, ठीक, ओके। अब ये कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिएगा, बोलते हैं ये पूरा जो हमने रे लिया ये पूरा वैक्यूम है, वैक्यूम या एयर जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो लाइट वेव ट्रैवल कर इट इज ट्रैवलिंग विद द स्पीड ऑफ सी 310/8। नाउ सेम लाइट वेव से स्टार्ट हुआ, सेम सेटअप, सेम फेज, इनिशियल फेज एकदम 5 नॉट है, कहीं पे 5 1 हुआ, लेकिन अब मेन पंक्ता है, इसके बाद मैं डिफरेंट एक ही सोर्स है, मैं बस सेटअप चेंज कर, ठीक है। ये वाईडीएस नहीं है, बस एक जनरल डिस्कशन है। मैं बोल रहा हूँ कि अब मैंने क्या किया, इस पॉइंट के बाद से आई इंट्रोड्यूस्ड अ ग्लास स्लैब, लेट्स से कुछ भी एक लेता हूं, मैं ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस किया, एक ग्लास स्लैब, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पे थोड़ा रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, जो तुम लोग क्लास 10 में ऑलरेडी पढ़े हो, थोड़ा रिकॉल करना, होपफुली याद आ जाएगा। कोई भी मीडियम का अपने का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे करते हैं, फंडामेंटल डेफिनेशन क्या होता है, सी बाई वी, ठीक है। सी इज द स्पीड इन वैक्यूम, वी इज द स्पीड इन दैट मीडियम, ठीक है। अब मीडियम चेंज होगा तो स्पीड चेंज करेगा, लेकिन फॉर एवरी वेव v इक्वल्स टू लैम्डा हमेशा होल्ड करता है, पढ़े, वेव में ही हो रहा था। एंड फिर ये भी बोले थे फ्रीक्वेंसी इज डिपेंडेंट ऑन सोर्स ओनली, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन डिफ्रैक्शन इंटरफेरेंस कुछ भी, जब फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलता है, फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन सोर्स, जबकि स्पीड एंड वेवलेंथ डिपेंड ऑन द मीडियम। तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड चेंजेस, स्पीड अगर डिक्रीज किया, वेवलेंथ भी क्या करेगा, डिक्रीज, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करने वाला, ठीक है। एयर वाले पोर्शन में जो फ्रीक्वेंसी था अंदर में फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, बट वेवलेंथ विल डिक्रीज क्योंकि स्पीड डिक्रीज कर, यहाँ पे स्पीड है सी, लेकिन अंदर में घुसते ही स्पीड हो जाएगा v, ठीक है। वेवलेंथ चेंज होगा तो मे बी योर वेव अपीयर्स लाइक दिस, समझ में आ रही है बात क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वेव बिकम्स क्रंच, एक बार जैसे बाहर निकलेगा फिर से अपने नॉर्मल बिहेवियर, ठीक है, ओबे करे, ठीक। ना हियर इज अ नाइस थिंग, घुसने के जस्ट पहले यहाँ पे, अरे इन लोगों का ना रेड डॉट में करता हूँ, ठीक है, लाइक यू कैन डिफरेंशिएट, ठीक है। स्लैब में घुसने के जस्ट पहले लेट से फेज 5 1 था, जैसे कि यहाँ पे था, ठीक है।
अब मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जब ये पूरा एयर में ट्रेवल कर रहा था, आफ्टर ट्रेवलिंग अ लार्ज डिस्टेंस उसका फेज हो रहा है फाइव टू, दिस डिस्टेंस इन वैक्यूम ना। अब ऐसा हो सकता है कि ये फेज ऑलरेडी पहले ही यहां पे हो जाए। लिसन टू मी, फिर से मैं बोलता हूँ, फाइव टू वाला फेज हो रहा था आफ्टर ट्रेवलिंग दिस लार्जर डिस्टेंस। ग्लास स्लैब मैं उतना लंबा नहीं ले रहा हूं, मैं ग्लास स्लैब थोड़ा थिन लिया हूं, ठीक है। अब मैं ये बोल रहा हूं कि भाई ट्रैवलिंग विद इन द ग्लास स्लैब वो फेज पहले ही आ जाए, उतना दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दिस मे बी पॉसिबल। किसी को कंफ्यूजन लगा तो जस्ट थिंक इन टर्म्स ऑफ एंगल्स। एक सिंगल वेव में, वैसे ग्राफ में एंगल कितना कवर होता है, 2 पाई। फेज क्या है, फेज का लाइक न्यूमेरिकल वैल्यू तो एंगल से होगा ना, रेडियस में ही तो आता है, साइन फाई, ठीक है। ये हुआ तो कितना बोलेंगे, 4 पाई, ठीक है। पहले ऐसे करके सोचो, ऐसे जब मैं वेव दिखा रहा हूं तो इसमें भी वन कंप्लीट एंगल कितना होगा, 2 पाई। ऐसे जब दिखाएंगे तो उसके लिए भी वन कंप्लीट एंगल कितना होगा, 2 पाई। तो जो एंगल का डिफरेंस, माने हम लोग बोलेंगे फेज डिफरेंस, आप इसको ऐसे जो एंगल का डिफरेंस, जो एंगल का डिफरेंस इतने डिस्टेंस में आ रहा था वो भी स्मॉल डिस्टेंस में ही आ जाएगा, क्योंकि भाई यहाँ पे भी तो वेव्स उतने सारे ही हैं बट वो लोग क्रंच्ड, ठीक है। यहाँ पे सपोज 3 वेव्स है, यहाँ पे भी तो उतने स्मॉल डिस्टेंस में तुमको 3 कंप्लीट वेव्स मिल गए, ठीक है। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ इट मे हैपन दैट दिस फेज कैन बी ऑब्टेन्ड अर्लियर, ठीक है। हो सकता है ये फेज यहीं पे तुमको मिल जाए, फाइट, ठीक है। अब ऑब्वियसली ये मैं लॉजिकली बोलना चाह रहा हूँ, इसके लिए प्रॉपर मैथमेटिकल डेरिवेशन है कि मुझे पहले ही मिल सकता है, ठीक है। तो फॉलो कर, रुक जाओ, लिख ले पहले। एंटर करने के समय 5 1, मैंने ग्लास स्लैब का थिकनेस ऐसा ही लिया जानबूझ के, मुझे पहले से पता है कि जब वो निकलेगा जस्ट व्हेन इट इज कमिंग आउट उसका फेस 5 2 है, एंड ये थिकनेस आपका लेट्स से टी है, दिस थिकनेस इज टी, अलग कलर में करता है सर, ठीक है। ये डिस्टेंस जो वैक्यूम में ट्रेवल किया, लेट्स कॉल इट क्या बताओ, z बोलता हूं, या सिंपली डेल z। जबकि ये वाला जो है इसको मैं बोलता हूं t, ओके, ठीक है। तो भाई इसका वेवलेंथ भी बदल गया है, क्लियर रखना, मैं इसको लैम्डा लैम्डा लिख रहा हूं, लैम्डा प्राइम, और यहाँ तो कुछ लैम्डा है, ठीक है। सो हम लोग ये बोलते हैं कि अगर एक लाइट में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, एंड मीडियम अगर बदल जाता है, ठीक है, मीडियम अगर बदल गया तो इट विल एक्वायर, इट विल अंडरगो फेज डिफरेंस अर्लियर, ठीक है। ज्योमेट्रिकली इन द सेकंड डायग्राम में ज्योमेट्रिकली उसने डेल्टा डिस्टेंस ट्रैवल भी नहीं किया, लेकिन उसको ऑलरेडी वो फेज मिल जाएगा, ठीक है, ओके। वैक्यूम it has to travel a larger distance to get the same phase, जबकि इन अ मीडियम it has to travel a smaller distance to get the same phase, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी बहुत जगह काम में आएगा, क्यों काम में आएगा, क्योंकि हमको पता है इंटरफेरेंस के सब फॉर्मूले में फेज डिफरेंस आता ही है, और हम लोग लास्ट नेक्स्ट क्लासेस से क्या देखेंगे, विल कम अक्रॉस वाईडीएससी प्रॉब्लम्स, जहां पे बोला रहेगा कि सर एक स्लिट को ना मैंने थिन सेलोटेप से कवर कर दिया, थिन सेलोटेप से कवर करते हैं। सेलोटेप बेसिकली इट्स लाइक अ डिफरेंट मीडियम, जब लाइट रे वहां पे ट्रैवल करेगा तो कुछ ऐसा होने लगेगा, जब वो बीच में ट्रैवल कर रहा है तो वहां पे वो वेव्स क्रंच हो जाएंगे, वहां पे एक नया फेज डिफरेंस का प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हम लोग को एक्चुअली वो सब टॉपिक्स अकाउंट में लेने के लिए हमको ये टॉपिक अलग से जान के रखना पड़ेगा। मैं स्टेटमेंट लिखा दूंगा बस, लेकिन मेन टेक अवे अभी ये है, ठीक है, मैंने देसी लैंग्वेज में बात करें तो जो फेज डिफरेंस आपको वैक्यूम में मिल रहा है बट ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ डेल z, वो सेम फेज डिफरेंस आपको इजीली मिल जा रहा है विद इन अ स्मॉलर डिस्टेंस t इन अ ग्लास स्लैब, पहले ही मिल जा रहा है, ठीक है। अब अगर मैं पूरा प्रॉपर्ली रिलेट करोगे, सर जब बोलते हैं कि एग्जैक्टली हॉबे, ठीक है, तो हम लोग ऐसे क्या कोरिलेट करते हैं, देखो हम बोलते हैं सर फेज डिफरेंस along a wave, not between two waves, along a wave का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई बाय लैम्डा डेल z, ऐसा था पहले, डेल z पाथ डिफरेंस था। तो हम लोग ये बोलते हैं देखो सर यहां पे फेज डिफरेंस है, ऊपर वाले प्रॉब्लम में 2 पाई बाय लैम्डा डेल z, यहां पे फेज डिफरेंस क्या होगा पता है, बिटवीन दीज टू। इफ आई वांट आई कैन यूज द सेम फॉर्मूला, किसी ने बोला सर ये फेज डिफरेंस का फॉर्मूला लिखा, आप लिख सकते हो सेम फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे डेल z की जगह लेकिन क्या लिखना पड़ेगा, व्हाट इज द एक्चुअल डिस्टेंस इट हैज ट्रैवल्ड, t, एंड वेवलेंथ भी साइमल्टेनियसली क्या हुआ है, चेंज। तो अगर तुम सेम फॉर्मूला यूज करना जो करो ना, आप इस वेव के लिए कर रहे हो और इस केस में आप इस वेव के लिए कर सकते हो। व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज दिस, देखो लैम्डा प्राइम क्या होगा, यहां से निकालो, थोड़ा म्यू के डेफिनेशन से निकालो, c इक्वल्स टू लैम्डा f एंड v इक्वल्स टू न्यू वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करेगा, तो लैम्डा बाय लैम्डा प्राइम। So lambda prime could be written as lambda by mu. तो इस फॉर्मूला को सिंप्लीफाई करो, lambda which is a wavelength in vacuum by mu,
तो ऊपर में चला गया म्यू टी। तो एक चीज नोटिस करो कितना इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है, पिछले बार भी फेज डिफरेंस सेम है 5 1 माइनस 5 2, इस बार भी फेज डिफरेंस सेम है 5 1 माइनस 5 2, लेकिन इस बार हम लोग को डिस्टेंस था टी, पिछली बार है डेल जेड। ठीक है, अच्छा एक चीज यहां से नोटिस करो, ठीक है, अगर मैं कंपेयर करूं दोनों को, अगर कंपेयर करता हूं तो डेल जेड कितना है, जस्ट कंपेयर देम कि दोनों फेज डिफरेंस सेम, 2 पाई बाय लैम्डा का फैक्टर सेम है, डेल जेड इक्वल्स टू म्यू टी। अब यहीं से तुम सोचो, अच्छा म्यू इज अ फैक्टर ऑलवेज ग्रेटर देन 1, याद है ना, रिफ्रैक्टिविटी में से ग्रेटर देन 1 होता है, तो गारंटी डेल जेड इज ग्रेटर देन टी, डेल जेड इज ग्रेटर देन टी। मैं यही तो बोल रहा था, स्मॉल डिस्टेंस कवर करो ग्लास स्लैब में तो फेज डिफरेंस मिल रहा है, एयर में लेके तुमको कवर करना पड़ेगा लार्जर पाथ, डेल जेड आपको ज्यादा कवर करना पड़ेगा इन एयर, तब जाकर तुमको फेज डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, ओके, तो ये जो डेल जेड हुआ ना, इसको हम लोग बोलते हैं, मतलब ये होता है तुम्हारा लाइक टी होता है तुमको ज्योमेट्रिकल पाथ, ज्योमेट्रिकल पाथ मतलब तुमको जो एक्चुअल देखने में लग रहा है कि वो कितना पाथ एक्चुअली ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, और डेल जेड हम लोग बोलेंगे द ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, नाम उल्टा है, मतलब somebody might think कि सर ग्लास में तो जो ट्रैवल करছে ওটাকে ऑप्टिकल बोलवे, लेकिन ना, ऑप्टिकल बोलने का मतलब होता है कि भाई आप वो मीडियम को हटा ही दे रहा हो, उस मीडियम की जगह पे वैक्यूम ला रहे हो एज इफ, अगर पूरा प्रॉब्लम वैक्यूम में होता तो पाथ क्या होना चाहिए। ठीक है, एंड अगर मीडियम चेंज कर रहे हो तो एक्चुअली उसको ज्योमेट्रिकली कितना ट्रैवल करना पड़ा है, ग्लास में ज्योमेट्रिकली कितना ट्रैवल करना पड़ा, व्हाट इज द लेंथ दैट यू कैन एक्चुअली मेजर बाय अ टेप। एक मेजरिंग टेप से आप इस प्रॉब्लम में क्या लेंथ मेजर करोगे, ऑब्वियसली टी मेजर करोगे, दैट इज अ ज्योमेट्रिकली मेजर्ड, वो है ज्योमेट्रिकल पाथ। ठीक है, लेकिन म्यू टी इज द कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, अगर टी इज द ज्योमेट्रिकल पाथ इन अ मीडियम म्यू, तो कॉरस्पॉन्डिंग ऑप्टिकल पाथ इज म्यू इनटू टी। ठीक है, एंड दोनों को हम लोग रिलेट कैसे कर रहे हैं, कीपिंग इन माइंड की फेज डिफरेंस इज ऑलवेज सेम बिटवीन देम। तो हम लोग ये कंप्लीट एक आइडिया लेके आते हैं, जो भी स्टेटमेंट लिखना है मैं बोल देता हूँ, ठीक है, लेकिन ऐसे आप कॉपी कर ले, बाप रे, इट्स एक्चुअली इंट्यूटिव इफ यू थिंक इन टर्म्स ऑफ वेव, मैंने जैसे मुझे लगता है कि हर एक सिंगल वेव में 2 पाई आया था। ठीक है, तो ऊपर में जो 3 वेव्स है उसको कवर करने में उसको ज्यादा टाइम लग रहा है, नीचे में इजीली हो जा रहा है, जल्दी हो जा रहा है, जल्दी कम डिस्टेंस में हो जा रहा है, ऐसे लिख लेते हैं। अच्छा, ये कैपिटल आर कॉमा आई करके लिखूंगा ना, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता ही होगा। एंड भाई, so for a geometrical path of t in medium of refractive index mu, and ये final conclusion, the corresponding optical path in vacuum is mu t। अपनी बात, the corresponding optical path in vacuum is mu t। तो मैनेज कर लेना, ओके, ये फाइनल कंक्लूजन है। एंड ये corresponding optical path कैसे निकाल रहा है, कीपिंग द फेज डिफरेंस कांस्टेंट। ठीक है, नो क्राइटेरिया कि वैक्यूम में इतना ट्रैवल किया तो और मीडियम में इतना ट्रैवल किया, सेम फेज डिफरेंस आना चाहिए। क्लियर है, इसको रहने देते, नाउ टाइम फॉर रिवीजन। स्लाइड चेंज कर रहा हूँ यार, तो एक महीने पहले रिवीजन, अगर कुछ भी पुराना टॉपिक नहीं पढ़े हो तो लाइक भगवान भी नहीं बचा पाएगा। तो इस बार आप चेक करेंगे, आप क्रॉस क्वेश्चन, अब मजा आएगा।
Find the potential at x equals to 2 meter within an electric field E vector equals to 5x I cap if potential at x equals to 0 is कितना बोला minus 2 volt. ठीक है, तुमको समझ में आ रहा है? एज उत्कर्ष से लोगों को फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो फंस जाओगे. अरे चुप चुप रहे, और देंगे बताते हैं, चुप रहे तुम. पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है के क्यू बाई आर, के क्यू स्क्वायर के क्यू बाई आर, फील्ड का फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर. ठीक है, दोज आर एप्लीकेबल. मैं एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ तो बोल ही देना चाहिए, क्यों ज्यादा कंजूसी करें. इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला होता है के वाला 1/4 के क्यू बाई आर स्क्वायर आर कैप. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सोर्स चार्ज. सोर्स मतलब जो फील्ड क्रिएट करते हैं, बहुत कुछ हुआ था बहुत सब. पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज इट्स के क्यू बाई आर. क्या है? ओके, रेडिमेड फॉर्मूला से ये याद रखते थे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में. किसी को याद नहीं आया तो जाके देखिए. बट ये फॉर्मूला एक कंडीशन में अप्लाई होता है. क्या कंडीशन? रेफरेंस एट इंफिनिटी. पोटेंशियल कांस्टेंट का भी रेफरेंस होता है. बोले तो पोटेंशियल के लिए रेफरेंस इंफिनिटी पे रहेगा तब के क्यू बाई आर फॉर्मूला लगा सकते हैं. ठीक है, ओके. ये दोनों फॉर्मूला तब ही एप्लीकेबल है अगर क्यू पता है. क्यू जाना थाकले तो क्यू तो नहीं दिया होगा, तो हाउ डू यू राइट दिस? यू कैन नॉट राइट दिस. आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू गो इनटू द बेसिक डेफिनेशन. इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्चुअली इज अ कंजर्वेटिव फील्ड. अब तुमको पता है फॉर एनी सिस्टम द वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फील्ड, ये 12 बोल के हम थक गए, इज इक्वल्स टू इंटरनल कंजर्वेटिव इक्वल्स टू माइनस डेल. ठीक, सो यहाँ पे इंटरनल कंजर्वेटिव सिस्टम, जो भी सिस्टम दिया उसके लिए कौन है? इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इलेक्ट्रिक फोर्स रादर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स इज माइनस डेल. ठीक, अब यहाँ पे काफी डेरिवेशंस होते हैं, मैं पूरा में नहीं जा रहा हूँ. वर्ड में फोर्स में आता था क्यू, मैंने यहाँ पे जो फोर्स लिखूंगा तो फोर्स में क्या क्या आता है? क्यू इंटू ई आता है. तो वहां पे क्यू इंटू में क्यू इंटू ई डॉट डीएल आता है. ठीक है, और यहाँ पे क्यू इंटू डेल वी आता है. तो क्यू के हट के डेल वी का एक डेफिनेशन आता है. तो बहुत कुछ था. इन अदर वर्ड्स उतना कुछ ना लिख के मैं डायरेक्टली मेन फॉर्मूला हाईलाइट करता हूँ. पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, ये ऊपर वाले दो फॉर्मूलास तभी यूज कर सकते हो अगर चार्ज पता है. अगर चार्ज नहीं पता तो देयर इज अनदर डिफरेंट रिलेशन. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज बेसिकली माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी. ये डेफिनेशन यू कैन अफोर्ड टू फॉरगेट दिस मैन. इसके बियॉन्ड फिजिक्स नहीं चलेगा. ये फंडामेंटल डेफिनेशन है. सर्कुलेशन प्रॉपर्टी से भी आता था, वर्क से भी आता है, सर्कुलेशन प्रॉपर्टी से भी आता है कि फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड. तो एक कंजर्वेटिव फील्ड के लिए आप ये चीज कर सकते हो. पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी. ठीक, ओके, ये अप्लाई करो. तो आपको क्वेश्चन बोला है कि सर एक एक्स एक्सिस है, ओरिजिन यहाँ पर 2 मीटर. ठीक, तो बस बोलो सर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी. पोटेंशियल डिफरेंस तो v फाइनल माइनस v इनिशियल, तो v2 माइनस vo माइनस ई डॉट डी. नो, e ऑलरेडी 5x आई गैप है, dl को क्या लिखोगे? dx. हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट तो ex dx, आई गैप तो e dx. अब पुट करके इंटीग्रेट करो. v2 का वैल्यू हमको निकालना है. v0 का वैल्यू ऑलरेडी क्या दिया हुआ था? -2 वोल्ट्स, राइट? तो माइनस मींस +2 वोल्ट्स. v2 कितना आ गया? ये 0 to 2 होगा, x के टर्म्स में आएगा आंसर. 5x dx तो -5 x dx x स्क्वायर बाय 2. तो कितना आ जाएगा? -10, राइट? 4 -10 और ये +2 से जाएगा तो क्या आ जाएगा? -10 -2 -12 वोल्ट्स. ठीक, ये रहा. क्लियर है बात? इजी पीजी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम. बट यू नीड टू बी एबल टू लुक आउट कि कब पोटेंशियल डिफरेंस का ये रिलेशन यूज करना है, तो फॉर्मूला यूज करना है. ठीक है, क्लियर? इसका रिवर्स भी होता है, मतलब पोटेंशियल दिया रहेगा, फील्ड निकालना. तो ऐसे एक प्रॉब्लम रिकॉल करवा लो, रिवाइज क्या मेथड था उसके लिए. क्वेश्चन मिटा हुआ अभी तक? हो गया क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहता था. ठीक, बोलता था कि सर किसी प्रॉब्लम में पोटेंशियल दिया हुआ, पोटेंशियल ऑफ चार्ज, पोटेंशियल नॉट पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल का फॉर्मूला दिया हुआ 3x² y माइनस x² z
प्लस 2x। पोटेंशियल ये है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन अ रीजन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल space. Okay. V represents the electric potential in three-dimensional space. 3D मतलब ये three-dimensional space. फॉर्मूला ये दिया 3x square minus xy square z plus 2x. ठीक है, आपको पूछा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट ये चीज, चलिए फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट 1,1,1। ठीक, पोटेंशियल हर जगह है स्पेस में, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालो। ट्राई करो, क्या करते हैं। डेल डी ओ डो डो, ठीक है डो। हाँ जी, तो कर रहे क्या पड़ता है यहाँ पे, क्या कौन सा था फॉर्मूला अगेन साइड में लिख देते हैं लिस्ट। ठीक है, अरे तेरी लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज में एक फॉर्मूला और एक था क्या सर, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना तो इंटीग्रेट करते हो, अगर पोटेंशियल पता है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना तो डिफरेंशिएट करते हो। ठीक है, सो अगर आपको पोटेंशियल फंक्शन पता है, यहाँ पे पोटेंशियल फंक्शन है, इंपॉर्टेंट चीज है दिस इज अ मल्टी वेरिएबल फंक्शन, मतलब इट्स अ फंक्शन ऑफ नॉट ऑफ एक्स बट एक्स वाई एंड जेड। तो मल्टी वेरिएबल फंक्शन में हम लोग सिंपल डेरिवेटिव नहीं करते, वी परफॉर्म अ पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, तो अगर पोटेंशियल का पार्शियल डेरिवेटिव करते हो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू डोंट गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, यू गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट। ठीक है, तो Ex will be minus dou v upon dou x, Ey equals to minus dou v upon dou y and so on and so forth। ठीक है, z के लिए भी सेम वो करो एंड फाइनली x y z में 1,1,1 पुट कर देना। तो फटाफट अगर करते हैं Ex, हम जल्दी से करते हैं माइनस डो वी अपॉन dx, तो क्या आ जाएगा 3y, मतलब y and 3 इज अ पीरियड कांस्टेंट, तो आ जाएगा x स्क्वायर का डेरिवेटिव मतलब 2x, तो 6xy माइनस बाहर में x y स्क्वायर z है तो माइनस x का डेरिवेटिव 1 y स्क्वायर z रहेगा प्लस 2 राइट, ey 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आएगा 2xyz। ठीक है, किसी को ना समझ में आया तो पूछने का, क्योंकि भाई रिवीजन हो रहा है इसीलिए रिवीजन करवा रहे हैं ताकि याद आए एटलीस्ट। तो कुछ लोगों को याद आ रहा होगा तो दे वुड बी एबल टू डू, अब कुछ लोगों को पता ही नहीं चलो कि हो क्या रहा है। और उसका ये सब पढ़े हो तो किस जमाने में पक्का मुंडी हिला देने का एकदम, वो मतलब बाकी तो थोड़ी सी होते ही पारे ना बोल प्लीज ने जीवन किताब किताब बोल के किताब होता है किताब। ठीक है, ऐसे देखने में होता है, कभी खोले नहीं था ना जिंदगी में उसको। NCERT नहीं खोले थे ना कभी, मतलब नहीं खोले थे कोई भी किताब नहीं खोले थे, कैसे मिलेगा ये जबकि एक बहुत फंडामेंटल चीज होता है ये भगवान, जो लगेगा नहीं पढ़े जाके घर में देखिएगा, ये सब बहुत बेसिक है। देखो सीबीएसई भी इजी, वेस्ट बंगाल बोर्ड होता है, क्वेश्चन इजी आते हैं, ये क्वेश्चन तो वेस्ट बंगाल बोर्ड में आया जाता है। भाई ये क्वेश्चन तुम लोग कहा कि यार ये तो एमसीक्यू बना सकते हैं इसके ऊपर, तो क्या करोगे सर छेड़े चले उसमें अपने इस बारी तो बोलो पेपर खूब टफ छे वहाँ टफ छे। ठीक है, तो मेन बात है कि ये सब आ रहा है कैलकुलेशन चेक कर लेने का, z के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे ये 0 पार्शियल डेरिवेटिव वो x स्क्वायर या ये 0। तो देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है Ex i k plus Ey j k plus Ez k कैप, बचपन से किए। ठीक है, तो लगाने का तो माइनस और 1 सब में 1 1 पुट कर लेने का, तो ये 6 माइनस 1 प्लस 2 8 माइनस 1 7 राइट, माइनस 7 i कैप प्लस Ey में भी माइनस है 3 माइनस 2 1 तो माइनस j कैप 1 j कैप 1, तो ये प्लस प्लस के कैप, देख लो आ रहा है कि ये आ रहा ना बहुत सही। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, जिसको भी नहीं पता है मतलब
कुछ लोगों को रिवाइज हो जा रहा है, ये रिवीजन का मतलब यही होता है, लेकिन जिन लोगों के लिए ये नया चीज है और जिन लोगों के लिए डिक्शनरी में रिवीजन नहीं है, जिन लोगों के लिए इट्स न्यू, ठीक है, काइंडली वो टॉपिक खोज के निकालो, पढ़ो, ना मिले तो कंसल्ट कर लेना कि कहाँ से ये टॉपिक मिलेगा, क्या मिलेगा, ठीक है, बुक्स में मिल जाएगा, एसएलआर कॉम्प्रिहेंसिव कुछ भी है उसमें खोजोगे तो सभी मिल जाएगा, ठीक है। मैंने हर बार बोला है, जॉइंट में भी यही होता है, मैक्सिमम लोग मार्क्स लूज करते हैं बिकॉज उन लोगों को थ्योरी ही नहीं याद। क्या तो वो टुमारो नेवर डाइज, जेम्स बॉन्ड। हाँ फिर लेकिन फिर क्या होता है, भूल जाते हो। गजनी का सिक्वल पे सिक्वल बनता रहता तुम लोग, बहुत फालतू हाल है, ठीक है। तो बेसिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पे निकाले, आप क्या रिवाइज करो, ठीक है, आप चार्ज वर्ड्स को लेके करते हैं, चलो तुम लोग को चार्ज से ज्यादा प्यार है। एक्चुअली इसी टाइम पे हम लोग का कंसंट्रेशन था, याद है, ठीक है, नया नया 12th शुरू हुआ था तो जोश था में भी, ठीक है, तो इसी टाइम पे हम लोग पढ़े थे, उसके बाद से हम लोग बहुत हेवीली फांके मारे। मैं जहां जहां हम लोग बोला, आई मीन स्टूडेंट्स, मैं नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चार्ज पे कुछ लेते हैं, चार्ज पे क्या लें, क्या क्वेश्चन आते हैं कॉमनली और स्कूल लेवल पे। ओ या दिस वन, भाई बहुत टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, देयर इज अ प्लेथोरा ऑफ क्वेश्चंस एक्चुअली। चल ये लेते हैं, देखते हैं सबको याद है कि नहीं। मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, ये भाई टाइम है ना, बहुत टाइम है, इसको थोड़ा टाइम देंगे एक्चुअली। हाँ, एक चार्ज है क्यू, दूसरा है क्या बोलते हैं, माइनस क्यू, सोचने दो। चुप रहे भाई। अ, ठीक है, you have two charges q and 3q, this is a distance d, ठीक है। एकदम कॉमन क्वेश्चन जो हम लोग एक्चुअली करते थे, स्टेप बाय स्टेप। पहला प्लॉट ई वर्सेस एक्स, ठीक है, सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग के दिनों में। तो ई वर्सेस एक्स, एक्स मतलब टुवर्ड्स द राइट। सेकंड, लोकेशन where a third charge can be kept in equilibrium, third charge can be kept in equilibrium, हाँ एग्जैक्टली। थर्ड था value of a third charge, value of third charge, so that whole system is in equilibrium, whole system is in equilibrium. Fourth, potential energy of the entire system, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जब भी पूछेंगे या पोटेंशियल बोलेंगे, आपका रेफरेंस हमेशा जनरली इन्फिनिटी में मान लें, अगर नहीं बोला रहे तो, ठीक है, रेफरेंस एट इन्फिनिटी, तो इन दैट केस यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द एंटायर सिस्टम। क्वेश्चन में किसी को डाउट है पूछो, ठीक है। फिर सेकंड वाला क्वेश्चन है, उसको करते रहना, जिन लोग को याद है अच्छी बात है, यू कैन प्रोसीड टू द सेकंड। लेवल किसी को हेजिटेशन है कि सर ये को भूले चिक टू याद करना, तो कर लो, ठीक है। हम लोग ये बोलते थे पहले थ्योरी में कि सर कोई पॉजिटिव चार्ज है अगर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, उसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ होता है खुद का, वो फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ये हम लोग का थंब रूल, ठीक है। नेगेटिव चार्ज का होता है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन आप पॉजिटिव चार्ज हैज अ ग्राफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ इन द फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्वाड्रेंट्स कैसे डिसाइड होता है, बाय लुकिंग एट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड वेक्टर। बोलने का मतलब चचा, सपोज तुम ये चार्ज है, तुम यहां पे कहीं पे हो टुवर्ड्स द राइट, वहां पे इसका फील्ड वेक्टर किधर होगा, और ये पॉजिटिव चार्ज के लिए फील्ड वेक्टर आउटसाइड होता है, नेगेटिव के लिए इनवर्ड। तो इस पॉइंट पे फील्ड वेक्टर इधर है, इस पॉइंट पे फील्ड वेक्टर इधर है। ग्राफ कैसे आता है, हम लोग बोलते हैं सर अगर फील्ड वेक्टर का डायरेक्शन, अगर ये फील्ड वेक्टर जैसे इसका डायरेक्शन किधर है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो ग्राफ में जो प्लॉट होगा वो पॉजिटिव के अलोंग प्लॉट होगा, प्लस। लेकिन यहाँ पे जो फील्ड वेक्टर इज पॉइंटिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो जो प्लॉट होगा इट विल बी प्लॉट अलोंग द नेगेटिव वैल्यूज, मतलब माइनस।
ठीक है, आज कुछ डिटेल्स में सिखाए थे। यहाँ से समझ में आया था कि फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट्स क्यों होते हैं। ठीक है, तो हमने ये सब समझाने के बाद बस थंब रूल ये बताया था कि हमेशा याद रखना पॉजिटिव चार्ज के लिए खुद के फील्ड का ग्राफ फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, नेगेटिव चार्ज का सेकंड एंड फोर्थ में आता है। ठीक है, एंड हाइपरबोलिक होता है ये लोग, हाइपरबोलिक नहीं स्टीप हाइपरबोला, क्योंकि फील्ड इज आफ्टर ऑल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। हाँ, तो स्टीप हाइपरबोला, इट्स मोर स्टीपर देन हाइपरबोला। ठीक है, नाउ इस प्रॉब्लम में व्हेनेवर यू हैव मल्टीपल चार्जेस व्हाट अप्रोच डू वी यूज। हम बोलते हैं कि सर यहाँ पे बोला था ना इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करो, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड पहली बार क्लियर करना वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है सर, एक का नहीं नेट। तो लॉजिक ऐसे रन करता है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फॉलो करने का देखो। ठीक है, बहुत सही। लॉजिक ये रखो, सुनिएगा, हम जो प्लॉट करने वाले हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के कारण, लेकिन हम बोलते थे कि सर आप जब एक पर्टिकुलर चार्ज के आसपास रहोगे उसी का फील्ड डोमिनेंट होगा, क्योंकि 1/r² ना इसका फील्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो व्हेनेवर यू आर क्लोज टू गिवन चार्ज इसका खुद का फील्ड डोमिनेंट होता है, दूसरे का फील्ड को इग्नोर कर दो। सो मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। सो ग्राफ विल स्टार्ट ऑफ लाइक दिस, क्योंकि जब इसके आसपास है उसी का फील्ड डोमिनेंट है। दूर में लेकिन इजीली ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि दूर में जाते जाते दूसरे का भी इन्फ्लुएंस आने लगता है। तो मैं बोलता हूँ 1 सेकंड 3q के आसपास देखो, तो उसका अगेन पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि वेरी क्लोज टू गिवन चार्ज और वेरी क्लोज टू एनी सिस्टम उसका खुद का फील्ड डोमिनेंट होता है, लेकिन अवे फ्रॉम इट दोनों का कंट्रीब्यूशन लेना है। तो जैसे कि बीच में, जब बीच में आओगे तो दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल इक्वल आने लगेगा। तो उसके लिए क्या करना है, जॉइन बोथ द ग्राफ्स बाय अ स्मूथ कर्व। हम लोग बोलते हैं कि ये दो जो है ना ये ब्रांचेस है ऑफ इंडिविजुअल ग्राफ, माने क्यू का खुद का ग्राफ ऐसा होगा, थ्री ग्राफ ऐसा होना चाहिए। नेट के लिए ज्वाइन देम बाय स्मूथ कर्व, सो अगर स्मूथ कर्व से ज्वाइन करते हो ऐसा स्मूथली ऐसे जाएगा। और ये बच्चा क्या करेगा, ये तो बच जाएगा, ये जाएगा। ओके, ऑब्वियसली दूर से जब देखोगे तो इट विल अपीयर कि देयर इज अ सिंगल चार्ज प्लस 4q। दूर से अगर पूरे सिस्टम को देखते हो तो लगेगा सिंगल पॉजिटिव चार्ज प्लस 4q। ठीक है, तो उसमें भी अगर दूर से हो तो ये गैप को बहुत छोटा करके तुम इस पार्ट ऑफ द ग्राफ को क्रंच कर सकते हो। मतलब बेसिकली तुमको लगेगा, छोड़ो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, माने नेट 4q चार्ज है, उसके लिए फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट आ रहा है, तो सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो ये सब बहुत से मैंने आइडियाज दिया था उसमें जब ग्राफ में डिटेल्स में कराया था। दूर से देखो, डोमिनेंट आइडिया यूज करो, ज्वाइन देम बाय स्मूथ कर्व। तो ग्राफ ये, ठीक है, बीच में कहीं पे फील्ड जीरो हो रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जहां पे फील्ड जीरो हो रहा है दैट इंप्लाइज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट, कि कहीं ना कहीं पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब तुमको वो इक्विलिब्रियम पॉइंट का एग्जैक्ट लोकेशन कैलकुलेट करके निकालना है, दैट वाज द सेकंड पॉइंट। तो कोई कैलकुलेट किया था, बताओ क्या है निकला, कितना, d/√3+1, और किसने बोला d/4, तुम्हारा भी d/3+1, किसी का d/4 है, देखते हैं, d/4 कुछ ज्यादा अच्छा नहीं हो गया। अरे हाँ हाँ, तुमने क्या किया था, स्क्वायर नहीं लिया था, क्या किया था, d/4 कैलकुलेशन गलती कर दिया। अच्छा ठीक है, तो हाँ क्या करना है, इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब जहाँ पे फील्ड जीरो होता है। तो ये सिंपल बात है, जहाँ पे फील्ड जीरो होगा वहां पे अगर एक दूसरे टेस्ट चार्ज को रखते हो तो उसमें फोर्स भी क्या आएगा, जीरो, F इक्वल्स क्यू। तो लोकेशन कैसे मेजर करें, हम बोलते हैं सर Q से x है, 3Q से d-x है। ठीक है, तो भाई इक्विलिब्रियम पॉइंट पे खासियत है फील्ड जीरो है, फील्ड जीरो है मतलब Q का फील्ड है, 3Q का फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट है, एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ठीक है, इन अदर वर्ड्स, ठीक, इक्विलिब्रियम लिखते हैं। ठीक, इक्विलिब्रियम के लिए अगर स्मॉल q फ्री बॉडी डायग्राम करोगे, 3q उसको रिपेल करेगा विद फोर्स लेट्स से F1, q भी इसको रिपेल करेगा विद फोर्स F2। फील्ड के टर्म्स में बोलोगे तो उनका E1 E2 इक्वल है। ठीक है, या तो ये ना, तो आप ये लिख सकते हो F1 = F2 या E1 = E2। ठीक, E1 का फॉर्मूला, E1 is due to 3q, so 3q माने k 3q by d-x होल स्क्वायर, और ये क्या है, kq by x स्क्वायर। इफ यू सॉल्व इट आपका आ जाएगा, इसको एक साइड में करो। ठीक है, d-x को इधर लेके आओ, सो d-x by x होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू
3 सॉल्व कर लेने का यहाँ से इजी, ठीक है, फटाफट कर लेने का। यहाँ से करोगे तो d माइनस एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर पर हटा दो, √3 आ गया, ठीक है। तो बस d बाई एक्स इक्वल्स टू √3 प्लस 1, ठीक है, x इक्वल्स टू d बाई √3 प्लस 1। इफ यू वांट यू कैन रैशनलाइज एंड स्टफ, बट काफी है हमारे लिए, ठीक है। ये आ रहा है सबका। दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम द x पॉइंट, नॉट फ्रॉम x पॉइंट, मतलब दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम q चार्ज। q चार्ज से 3q एंड 3q के बीच में एक पॉइंट है 3 बाई √3 प्लस 1, वहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। एंड द थर्ड पार्ट कितना निकला किसी का? थर्ड पार्ट का एक्चुअली एक्सप्रेशन गंदा हो, ठीक है, मैंने चलो चुप, पूरा एकदम मैंने बुद्धिहीन प्राणी, सोचते भी नहीं हो तुम लोग। अरे बोला है चचा सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, यहाँ पे सिस्टम बोलने का मतलब क्या? होल सिस्टम में कौन कौन आता है? होल सिस्टम बोला नहीं, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, ठीक है। होल सिस्टम मैंने सब लोग पे ही फोर्स 0 होगा, सब लोग पे। तो पिछली बार ये जो मैं कर रहा था, ये किसका फ्री बॉडी डायग्राम कर रहा था? क्यू का। अरे अब तुम बाकी दोनों में किसी एक का करो, बाकी दोनों में किसी एक का करो, कैपिटल क्यू का करो, चलो फिर 3 करो, कोई बात नहीं। मुझे जब बोला होल सिस्टम इन इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स सब पे इंडिविजुअली 0 होगा। ये जो मैंने चेक किया था, ये नेट फोर्स 0 किसके ऊपर चेक किया था? स्मॉल क्यू। अब तुम कैपिटल क्यू या 3 क्यू के ऊपर चेक करो, किसी एक के ऊपर। तो कैपिटल क्यू के ऊपर चेक करोगे, अब इसमें फोर्स कौन कौन देगा, मतलब ये हो गया टेस्ट चार्ज, ये तो टेस्ट चार्ज, फोर्स की एक्सपीरियंस करेगा। इसके लिए सोर्स कौन कौन हो जाएंगे? स्मॉल क्यू एज वेल एज 3q। तो मैं बोलूंगा सर, अब यहां पे लॉजिक, सर जो स्मॉल क्यू है ना, पहली बात दैट q विल एक्चुअली बी सम काइंड ऑफ अ नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि सर 3q तो ऑलरेडी उसको रिपेल कर रहा है, 3q उसको ऑलरेडी रिपेल कर रहा है। इसको तुम F3 F4 लिखो, 3q उसको रिपेल कर रहा है विद फोर्स F3। अगर मुझे नेट फोर्स इस पे 0 करना, आई हैव टू अट्रैक्ट इट, मतलब ये जो चार्ज है इट मस्ट बी सम नेगेटिव वैल्यू, मैं इसको माइनस q नॉट लिखता हूं। पहले ही मैं लॉजिकली इस चीज क्लियर आउट कर ले रहा हूं खुद को, ठीक है, अपने दिल को ये समझा ले रहा हूं कि ओ भाई एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। 3q उसको ऑलरेडी रिपेल कर रहा है, तो अगर इसको नेट 0 करना है, इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स 0, इतना तो पता है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो q के फ्री बॉडी डायग्राम में ये टेस्ट चार्ज है, बाकी दोनों सोर्स की तरह बिहेव करेंगे, इसका वैल्यू नहीं पता है, डजंट मैटर, उसको सोर्स की तरह ट्रीट करो। सोर्स चार्ज का मतलब क्या था? जो फोर्स एक्सर्ट करता है। टेस्ट का मतलब था जिसमें फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम में अब तुम क्या लिखोगे? ऐसे, ठीक है। यहां से कैलकुलेशन तुम बोलोगे सर F3 विल बी इक्वल्स टू F4 इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब तुम फोर्स का एक्सप्रेशन लिखो प्रॉपर्ली, ठीक है, फोर्स का एक्सप्रेशन लिखो, ठीक है। अच्छा ये वैल्यू याद रखना, ये काम में है। ये बीच का गैप कितना है? ये x है और d माइनस एक्स है, ठीक। तो क्या बोलो बोलो, एटर কি বলছিস? এইটার পুট করলে মানে क्या बोला जा रहा है? এইটা, हाँ। लेकिन वो नाम पे नाम तो घनश्याम का भी श्याम होता है, ठीक है। नाम पे मत जाओ, मैं बार बार इसलिए तुमको पूछ रहा था, इक्वेशन से मुझे मतलब नहीं है, आप फोर्स किसके ऊपर लिख रहे हो उससे मतलब। अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस, ये चीज समझो। मैं फोर्स लिख रहा हूँ क्यू के ऊपर, स्मॉल क्यू के ऊपर नहीं लिख रहा हूँ। स्मॉल क्यू को मैंने यहाँ पे माइनस क्यू नॉट लिखा है, क्लियर है ना? स्मॉल क्यू के ऊपर लिखोगे तो हर वक्त कट जाएगा, क्योंकि दोनों साइड में कंट्रोल। मैं कैपिटल क्यू पर मैं लिख लेता हूँ, फिर तुम समझ लो। F3, अच्छा खुद को ये पूछो, पूछो बोल रहा हूँ, खुद को पूछो, F3 किसके ऊपर फोर्स है? फोर्स बिटवीन कैपिटल क्यू एंड 3q। तो एक्सप्रेशन क्या होगा? K Q 3q बाई पूरा डिस्टेंस मतलब d स्क्वायर इक्वल्स टू F4। F4 इज द फोर्स बिटवीन माइनस q नॉट एंड q। यहां पे लिखोगे F इक्वल, मैंने मैग्नीट्यूड लिख रहा है बस, माइनस की जरूरत नहीं है, माइनस मत लिखना, आई एम जस्ट राइटिंग द मैग्नीट्यूड, मुझे ऑलरेडी पता है वो अट्रैक्टिव होगा। तो K Q नॉट बाई बीच का डिस्टेंस हम लोग निकाला था ना x स्क्वायर, वो x लगेगा। आपको देखो अपन कैंसिल কি করবে, q नॉट টা না कैपिटल q টা, ठीक है, समझे बात? डिफरेंस नोटिस करो। इसलिए मैं बार बार तुमसे पूछ रहा था कि फोर्स किस पे लिख रहे हो, क्लियर?
तो उत्कर्ष से गलती मत करना कि फोर्स एक फोर्स इस पे एक फोर्स उस पे इक्वेट कर देगा, ये ऐड करके जीरो करेंगे। और ये भी नहीं कि वो जो क्यू है उसके ऊपर लिखेंगे, उसके ऊपर लिखेंगे तो पिछली बार तो देखेंगे वो तो कट जा रहा था। अब तुम यहां से सोचो, x पता है फ्रॉम द लास्ट प्रॉब्लम, q नॉट इज द ओनली अननोन, q नॉट का वैल्यू निकालो तो कितना है 3x² सही ना? हाँ, ओ सॉरी 3qx² x कितना आता है d/√3+1, सो d² काटा 3q √3+1 का होल स्क्वायर, तो √3+1 का होल स्क्वायर वोंट बी बैड, a² + b² 3+1 4 प्लस 2ab 2√3, ये देखे ना तो फाइनली वैल्यू तब क्या लिखोगे सर, जो चार्ज है इट इज एक्चुअली -3q/4 + 2√3, ठीक है, ये हो गया q का वैल्यू, दिस इज द थर्ड चार्ज दैट आई एम गोइंग टू ब्रिंग, ठीक है। लॉजिक से है, यहाँ पे कोई रट्टा मारने का नहीं है, एटलीस्ट ये प्रॉब्लम्स कर पा रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग का ही टॉपिक्स याद है, आप परसेंटा भी मस्त छेड़ दीजिए, मजाक नहीं कर रहा हूँ, मेंस में इसी के कारण तुम्हारा रैंक फोन नंबर बन जाएगा, ठीक है। छोटी चीजों याद नहीं है, इजी प्रॉब्लम्स आएंगे मेंस में और बोलेंगे मेरे स्लॉट पे पेपर बहुत टफ पड़ा था, ये वो मैक्सिमम लोग मार्क्स लूज करते हैं, मैं बता रहा हूँ इंडिया में इतने लोग हैं 90% लोग मार्क्स लूज करते हैं जस्ट बिकॉज वो लोग टॉपिक पढ़े ही, फॉर्मूला ही आते, कॉन्सेप्ट ही आते, टफ प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूँ जो लोग ज्वाइंट या नीट के लिए प्रिपेयर करो, टफ नहीं होता है, प्रॉब्लम होता है लोगों को याद ही नहीं, बट पढ़े नहीं तो अब क्या हो। हाँ वही तो मैं, प्रॉब्लम एवरेज होता है, अब थोड़े बैठ बैठ के ओलंपियाड वो या वो क्या बोलता है चाइना का क्या एक होता है ना, गाँव का कि गोइंग का क्या होता है, हम लोग यहाँ पे जैसे एडवांस होता है ना, चाइना का कुछ एग्जाम होता है ऐसे टफ कुछ बोलता है, होता होगा, बड़ा भी सर मजाक तो नहीं, अच्छा नहीं नहीं, अच्छा होता है, साउथ ईस्ट एशिया में एक्चुअली पढ़ाई को लेकर बोलबाला है, हम एक बच्चा लोग वैसे खा पी के मोटा होता है, स्कूल में जाकर शूटिंग करता है, गांव का एग्जाम ना, हाँ गांव काओ, हाँ पहला कौन सा है? ओ अच्छा अच्छा, आज को कोई डिस्कस हो रहा था ना किसी से सुबह में, अच्छा अच्छा, हाँ तो सबसे टफेस्ट एग्जाम कोई बोला वाइन टेस्टिंग का होता है, करियर चॉइस, तुम्हारे पास अभी भी ऑप्शंस है, चलो लास्ट क्वेश्चन था पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम, किसी ने निकाला है ऑफलाइन ऑनलाइन में, किसी ने पोटेंशियल ऑफ सिस्टम कैलकुलेट किया है, बहुत बड़ा है, आंसर जीरो है मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से मैं एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, चलो पोटेंशियल एक बार रिवाइज कर लेते हैं, आई एम नॉट श्योर कि जीरो आएगा कि नहीं, लेकिन चेक कर लेते हैं, देखो सुन लो इंपॉर्टेंट पार्ट है चिट्ठा, उस चिट्ठा को अलग जगह डाल के रखो, सुनो, मल्टीपल पार्टिकल्स, यहाँ पे तीन पार्टिकल्स है फाइनली, पूरा सिस्टम का बात करें तीन पार्टिकल्स, तो मल्टीपल पार्टिकल्स के लिए पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ऑल पॉसिबल पेयर्स निकाल के समाप्त करते हैं, याद है ना, एंड हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ पेयर्स क्या होता है nc2, और कॉम्बिनेशन नहीं याद हो तो n into n minus 1/2, यहाँ पे तीन पार्टिकल्स है तो नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे 3 into 2/2 मतलब 3 पेयर्स, वो प्रॉब्लम होता था याद करना कॉमन स्कूल का, चार पार्टिकल दिया टोटल पोटेंशियल सिस्टम, तो 6 पेयर्स निकालना पड़ता था, नहीं पोटेंशियल की बस बात तो 6 पेयर होते थे वहां पे, तो ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स बोर्ड में आते हैं, ठीक है। सो पोटेंशियल सिस्टम विल बी जितने पॉसिबल पेयर्स है सबका पोटेंशियल लेना है, एंड पोटेंशियल लेने वक्त अच्छे सुनना, चार्ज का साइन इंपॉर्टेंट है, चार्ज का साइन लेना है पोटेंशियल, क्यों पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। नाउ एक चीज एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा मेहनत करके, क्या तो
बीच का रिलेशन बताओ, इतना सिंपल नहीं होता है, मुझे पता है, मैं बोल दिया, तुम्हारा लॉजिक समझो ना भाई। फोर्स और एनर्जी, एनर्जी के लिए वर्क होता है ना, वर्क के लिए डिस्प्लेसमेंट सोचना पड़ता है, कहाँ डिस्प्लेसमेंट करवा रहा है वहाँ, आप एनर्जी कैसे डिराइव कर लोगे? क्यों नहीं कर रहे तो क्या हो, पोटेंशियल ओ भाई, एक बॉडी रेस्ट पे मतलब पोटेंशियल जीरो मान लोगे? वैसा डिफाइन नहीं होता, उसका डेफिनेशन में आपको डिस्प्लेसमेंट लाना, वर्क लाना, आप वर्क की बात करो पहले, इतना सिंपल है। ऐसा नहीं कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में तो ले भाई आप पोटेंशियल जीरो कर दो, ओ भाई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, आपको पूरा वर्क के ढंग से बात करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है मैंने जे क्लास में लिया था, मुझे लग रहा है, बट आई एम नॉट श्योर। ठीक है, गलत याद है, ठीक से याद करना चाहिए। सुनो, कैलकुलेट करते हो तो क्या आएगा, के को बाहर लेते हैं, अरे अभी छोड़ देंगे, डोंट वरी। ये क्या होगा, क्यू क्यू मतलब 3q² बाई डी, ये तो पहला था, बाकी दोनों क्या क्या होंगे, बाप रे, तो माइनस क्यू, क्यू नॉट का वैल्यू था 3q/4, सभी रेस्ट पे, सभी रेस्ट पे। स्टार्टिंग में वो शुरू का बोल रहे कि क्यू का बोल, शुरू का, शुरू का कैसे रेस्ट पे रहेंगे, दोनों रिपेल नहीं करेंगे, ये फाइनल सिस्टम की बात कर। ठीक है, अच्छा ये कितना होगा, -3q और q, तो -3q² बाई इनके बीच का डिस्टेंस, ओ भाई 4+2√3, फिर ডিস্টেন্সটা কি ছিল, ডি বাই, ठीक है, कोड़वा लोड़वा जितपुर, देखो करेंगे, करके रहेंगे, और वो क्या आता है, ये 3q है और वो ये वैल्यू, तो -9q² बाई 4+2√3, और वहां का गैप, वो दूसरा वाला गैप क्या होगा, d - d/√3+1, तो ये कितना है, तो इसको रैशनलाइज अगर कर लिया तो ये √3 -1 होगा, √3 - 1/2, पक्का तो, हाँ, √3+1, भाई रैशनलाइज करने में सोचना पड़ रहा है, क्या दिन आ गया मेरा, √3d/, मैंने पूरा चीज बोल रहा हूँ ना, अच्छा अगर वैसे करते हैं वो गैप, हाँ, तो d - 0 आ रहा है, ठीक है, √3d/√3+1, हाँ, किसको सिम्प्लीफाई करके देखना, 0 आएगा, हाँ, किसी ने कैलकुलेट किया है, हम नहीं कर रहे, लेकिन आई गेस हो ही जाएगा यहाँ से, थिंग्स विल गेट सिंप्लीफाइड। अरे हाँ, ये तो हो गया, कॉमन जा रहा है तो यार, ठीक, हाँ, √3+1 √3 वो तो कॉमन जा रहा है, ठीक है, हाँ, ठीक है, जो भी है, ट्राई टू सिंप्लीफाई एंड सी, आंसर 0 आएगा। ये एक थंब रूल होता है फॉर एनी सिस्टम, कोई भी चार्ज सिस्टम, कोई चार्ज सिस्टम, नहीं चार्ज सिस्टम, इन कंप्लीट इक्विलिब्रियम, नॉट जस्ट वन, सब पे अगर नेट फोर्स 0 है, सब पे, उस सिस्टम का टोटल पोटेंशियल जी हमेशा 0 रहता है। क्या बोल, फिर से क्या बोल, हाँ क्या, हम्म, हाँ क्या मैंने मिस कर दिया था, मतलब क्या, तो इक्विलिब्रियम पे एक नहीं, सब लोग हैं, ऑब्वियसली उस सिस्टम की बात हो रहा है, क्योंकि पोटेंशियल जिस सिस्टम के साथ होता है, हाँ, हाँ तो वही बात है ना, तो पोटेंशियल, अब ये प्रूफ कैसे करेगा, ये तो मैं स्पेशल केस हूँ, प्रूफ कैसे करेगा कि पोटेंशियल जी 0, आपको पोटेंशियल का फॉर्मूले में, डेफिनेशन में जाना पड़ेगा, जनरल केस के लिए बात करें, ठीक है, तो वहां पे तुम ये नहीं बोल सकते कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है तो पोटेंशियल 0 होना ही चाहिए, कोई ऐसा कंक्लूजन नहीं है, फोर्स के साथ एनर्जी का कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, आपको वर्क लाना पड़ता है बीच में, तो वर्क ढंग से सोचना पड़ेगा। प्रोसेस ये था, सिस्टम को सिमेट्रिकली एक्सपैंड करो टिल इंफिनिटी, सिमेट्रिकली, जाके देखना घर पे लिख देंगे, छोड़ो, उतना ही था, तो चलो पोटेंशियल ये सब